हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेरी आवाज़। पिछली वीडियो में एक दोस्त ने कमेंट किया था कि कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाओ। उनकी विश थी कि कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाओ और वो भी कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे मोटिवेट होकर किसी ने ज़िंदगी की जंग जीती हो। तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो ज़िंदगी से जंग जीतने की ही है। मोटिवेशनल जब आप शब्द को इंग्लिश में लिखते हो ना तो MOT, यानी अगर इसको हिंदी में पढ़ोगे तो मौत। मौत से बड़ा कोई मोटिवेशनल नहीं हो सकता। कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता जो मौत से बढ़कर हो। आप सोच रहे होंगे कि मौत से कैसे मोटिवेशन का वास्ता है। तो ये कहानी अगर आप आखिरी तक सुनोगे और उसी एहसास और उसी फीलिंग के साथ सुनोगे जिस एहसास या फीलिंग के साथ में किसी ने ये ज़िंदगी जी है, तो आई होप कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको पता है ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है इंसान को? कहते हैं कि जब किसी का दिल टूटता है या फिर किसी का भरोसा टूटता है तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज़्यादा दर्द पता है कब होता है? जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, यानी प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उस वक़्त सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और आपको पता है सेम इसी तरीके का एक दर्द तब होता है जब किसी इंसान के शरीर से आत्मा निकल रही होती है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द या तो कोई ज़िंदगी दुनिया में आती है तब होता है या फिर वो इस दुनिया को छोड़कर जाती है तब होता है। ये दर्द और मोटिवेशन की कहानी है। तो मैं ये कहानी आज वही लड़का बनकर सुनाऊँगा आपको। आप ये सोचना कि ये सब कुछ मुझ पर बीता है या फिर मेरे साथ हुआ है। ये कहानी है लगभग 2016-17 के बीच की। मैं डीजे का काम करता हूँ, यानी डीजे ऑपरेट करने का काम करता हूँ। नाइट नाइट भर हम लोग फंक्शन में डीजे ऑपरेट करते हैं और संगीत जैसे बचपन से ही हमारे लिए ज़िंदगी रहा है। तो म्यूज़िक से बहुत अच्छा वास्ता है और वो अच्छा वास्ता शायद मुझे कुछ दिनों से बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे लेफ्ट कान से मुझे थोड़ा सुनाई देना बंद हो गया है। क्योंकि इतने शोर के बावजूद कभी-कभी तो हमें नाइट में ऐसा लगता है जैसे हम सो नहीं रहे हैं और किसी बेहोशी में हैं और अजीब-सा सर में एक दर्द बना रहता है। काफ़ी दिनों से ये दर्द रह रहा है, पर कभी टाइम नहीं मिल रहा है और या फिर मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ इस दर्द को। वैसे भी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष चल रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद पर ध्यान देने का। ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि खुद की केयर कैसे की जाती है। ज़िंदगी की आवाज़ जैसे म्यूज़िक सिस्टम और साउंड के शोर में कहीं दब चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी लाइफ किस ओर जा रही है। एक दिन मेरा कोई फंक्शन था, रात को मैं काफ़ी लेट हो गया। लगभग मुझे 12-1 बज गई होगी। मैं घर आया, खाना खाने का मन नहीं था। बस जस्ट लेटा ही था और आँख लग गई। जब सुबह आँख खुली तो मेरी पहली नज़र खिड़की से आने वाली धूप पर पड़ी। उसी खिड़की में मेरा एक रेड शर्ट रखा था। उस रेड शर्ट से पता नहीं आंखें अजीब सी हलचल में आ गई। मैंने आंखें खोली और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में सब कुछ मुझे लाल लाल सा दिखाई दे रहा है। जैसे वो शर्ट एक नहीं रखा हुआ हो, वहां पर 3-4 शर्ट रखे हुए हैं। अजीब सा एहसास था, एक बेहोशी सा, एक अजीब सी कसमकस थी। कुछ सेकंड में मैं उठने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि जहां पर मैंने तकिया रख रखा था वहां पर कुछ गीला हो रखा है। मेरा राइट हैंड उस पिलो पर गया और मैंने देखा कि ये पूरा तकिया खून से लाल हो चुका है। अजीब सी बेचैनी हुई क्योंकि इतना सारा खून देखकर मैं डर चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ। उठते ही ये सब कुछ देखना कुछ सेकंड तो मुझे समझने में लगा कि ये हुआ क्या। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा सर चीर दिया हो। मैंने अपना मुंह धोया, देखा तो गर्दन के यहाँ तक मेरा पूरा हिस्से पे खून जमा हुआ था जो कि सूख चुका था। मैं किसी तरीके का कोई नशा नहीं करता था। मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये सब कुछ कैसे हो गया और इतना खून कैसे आया। बस सर में अजीब सा दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बीच में से किसी ने मेरा सर चीर दिया हो। इस दर्द और बेचैनी के बीच मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जैसा हर कहीं पे होता है। डॉक्टर ने एक बस नज़र से देखा और कुछ दवाइयाँ लिख कर मुझे दे दी और कहा कि
ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद ये मौसम की वजह से या फिर किसी और वजह से हो सकता है। मैंने वो दवाइयाँ ली, घर आया, वापस नॉर्मल हो गया। मैंने खाना खाया, दवाई ली, थोड़ा रेस्ट किया। दोपहर का समय था, मेरे पास कॉल आया कि हमारी डीजे की कहीं साइड फिक्स हुई है तो हमें वहाँ चलना है। मैं निकल गया। रात को जब मैं डीजे ऑपरेटिंग कर रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो म्यूज़िक की आवाज़ मेरे सर में बहुत तेज़-तेज़ से पंच मार रही है। हल्का-सा भी बेस और म्यूज़िक जैसे मेरे सर को चीरता हुआ आर-पार निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग हुई वहाँ पर। मैंने जैसे-तैसे हिम्मत करी, खुद को खड़ा किया और मैंने भैया को कहा कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। भैया ने कहा कि हो सकता है ऐसे ही जी खराब हो गया हो, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। पर मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तो भैया ने कहा चलो ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ जो तुझे घर छोड़ के आ जाएगा। लड़का आया, उसने मुझे घर पे ड्रॉप किया और वो चला गया। उस दिन मैं घर पे जल्दी आ गया। घर पे पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी और शायद मुझे देखते ही उन्हें वो बातें याद आ जाती कि क्या करेगा ज़िंदगी में? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? ऐसे ही रहेगा क्या? कब कमा के लाएगा? देख तेरे से कम पढ़े लिखे ये कर रहे हैं। देख तू क्या इतना नासमझ है क्या? तेरे से भी बेवकूफ़ डफ़र लोग ऐसा कर रहे हैं। उनके बच्चों को देख वो क्या कर रहे हैं। बस इसी तरीके की बातें सुनते हुए मैंने एक चपाती अपने गले से नीचे उतारी और मैं सोने के लिए चला गया। मैंने वो दवाइयाँ जो मुझे दी थी, मैंने वो दवाइयाँ ली और मैं सो गया। मुझे लेटते ही उस दिन नींद आ गई। लेकिन ये नींद रात को 11:30 से 12 बजे वापस खुल गई और फिर जो नींद खुली, ऐसा लगता है कि मैं सालों तक उसके बाद कभी सोया नहीं था। वो नींद खुलना मेरे सर का ऐसा दर्द लेकर आई, जो मैं अगर आज भी याद करूँ तो मैं सहम उठता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा दर्द जैसे मानो मेरे सर में कोई कीले ठोक रहा हो। मेरी धड़कनें मुझे सर में सुनाई देती थी। इतना बुरा दर्द हो रहा था, पर मैं चीख नहीं सकता था क्योंकि पास के ही रूम में मम्मी-पापा सो रहे थे। अगर मैं रोता, मैं चिल्लाता तो वो परेशान होते। रात का टाइम था। मैंने भी सोचा कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने उठाकर 2 पेन रिलीफ और ले ली। शायद उनसे कहीं न कहीं वो दर्द कम हुआ या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बेहोशी में जा रहा हूँ। मुझे एहसास नहीं हो रहा था अपने हाथ-पैरों का, अपने सर का, अपनी आँखों का, अपनी पलकों का, मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा था। ना मैं दर्द से रो पा रहा था, ना मैं चीख पा रहा था। वो दर्द ऐसा था जैसे अति हो चुकी है, इसके बाद शायद कुछ नहीं होगा। ये शायद आखिरी वक़्त है, शायद अब कुछ हो जाएगा, शायद अब साँसें थम जाएगी, शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने इस दर्द के साथ लगभग 1 महीना गुज़ार लिया और अभी भी वो दर्द उसी तरीके से बना हुआ है। मैं रातों को अब सोता नहीं हूँ, मुझे आँखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आँखों पर डार्क सर्कल बन चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे देखने वाले किसी भी इंसान को ये लग सकता है कि शायद ये किसी तरीके का कोई नशा करता होगा, पर ऐसा नहीं है। मेरी आँखों पर जो डार्क सर्कल है, वो नींद ना लेने और दर्द से अपने आप को बेचैन रखने की वजह से हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इससे कैसे निजात पाऊँ। आपने सुना होगा डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हाँ, होता है, क्योंकि वो मैंने खुद ने महसूस किया है। मैं 1 महीने तक अलग-अलग डॉक्टर्स के पास घूमता रहा। फिर एक न्यूरोसर्जन से मेरी मुलाकात हुई, उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपने सुना होगा डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। हाँ, सच में डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मैं 1 महीने तक न जाने कितने डॉक्टर्स के पास घूम चुका था, अलग-अलग मेडिसिन्स खा चुका था। मैंने 1 महीने में जितने अन्न के निवाले नहीं खाए होंगे, उससे ज़्यादा मैं दवाइयाँ खा चुका था। अब हालत ऐसी हो गई थी जैसे शरीर में कोई जान बची ही नहीं है। फिर मैं एक दिन एक न्यूरोसर्जन से मिला और तब मुझे एक एहसास हुआ कि हाँ, सच में, सच कहा जाता है डॉक्टर भगवान होते हैं।
ये डॉक्टर नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं मेरी किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि कहीं न कहीं शायद तुझे कैंसर है। और जब ये नाम हम सुनते हैं तो हम भारतीय लोग, हम इंडियंस लोग हमेशा ये देखते हैं कि कैंसर मतलब मौत, ये नहीं बचेगा। मुझे भी वही एहसास हुआ। मैं टूट चुका था पूरी तरीके से। और वो डॉक्टर जो ऐसा लग रहा था मेरे दोस्त हो, उन्होंने इतनी बड़ी बात इतनी सरलता से मुझे बता दी। उन्होंने जब ये बात मुझे बताई तो एक पल भी मुझे नाउम्मीदी नहीं हुई, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका या मुझसे जो बात करने का तरीका था वो ऐसा था जैसे मेरा कोई दोस्त मुझसे बात कर रहा हो। उन्होंने बहुत गहराई से मुझे बताया कि क्या है, किस तरीके से आप इससे रिकवर कर सकते हो। उन्होंने कहा कि शायद तुझे ट्यूमर हो सकता है, मैलिग्नेटेड ट्यूमर भी हो सकता है और ये बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने और गहराई से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तब उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ट्यूमर, कुछ कैंसर के ऐसे पार्ट होते हैं जो ठीक हो सकते हैं बिना ऑपरेशन के भी, और वो दोबारा नहीं होंगे ज़िंदगी में। अब यही चल रहा था कि क्या होगा, क्योंकि फाइनेंशियली मैं स्टेबल था ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई करियर नहीं था। मेरे पास कोई बचाया हुआ पैसा नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा बुरा भी नहीं कह सकते, पर इतना डाउन था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 2 टाइम की रोटी ही अफ़ोर्ड कर पा रहे थे। और मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ शुरू से ही। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई तब मुझे इतना एहसास नहीं हुआ, पर जब तक मैं घर आया तब तक ये बात मुझे घेर चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, और मैंने तो कुछ देखा भी नहीं है, ज़िंदगी में कुछ किया भी नहीं है, कुछ जिया भी नहीं है। क्या ज़िंदगी इतनी ही छोटी होती है? क्या ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? हज़ारों सवाल थे, मैं ओवरथिंकर था, तो बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे थे। इस बीमारी, दवाई और पैसे का जुगाड़ करने में ही मानो दिन कट रहे थे। ऐसा लगता था जब मौत के पास ही जाना है तो इतना परपंच करना क्यों है? उस कंडीशन में भी मैंने अपने घर पर कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक डर था, ये बीमारी पता नहीं मुझे कब मारेगी या ज़िंदा रखेगी। पर अगर इसके बारे में मेरे घरवालों को पता चलता है, तो सबसे पहले मेरे पिता चले जाएँगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी उम्मीद मैं था। उनको एक उम्मीद थी कि ये मेरा सहारा बनेगा। ये सहारा अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। 1 साल गुज़र गया, 1.5 साल गुज़र गया, रातों को सो नहीं पा रहा था। दवाइयाँ इतनी कि जितना मैं खाना नहीं खा रहा था, जितने मैं निवाले नहीं खा रहा था, उससे ज़्यादा मैं एक दिन में मेडिसिन ले रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी में कुछ उतार-चढ़ाव, जो कुछ भी होना होता है, इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, जब तक वो इमोशनली वीक ना हो। और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इमोशनली ही वीक था, क्योंकि मैं घर पर बता नहीं पा रहा था। उनके सवाल-जवाब और उनकी फ़िक्र कि क्या भविष्य होगा तुम्हारा? क्या हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे? कभी कुछ ठीक नहीं होगा क्या? इन हज़ारों सवालों के बीच में एक सवाल सबसे ऊपर हमेशा रहता था। वो ये था कि क्या पता कल सुबह मैं उठूँ या नहीं? क्या पता ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो? कभी-कभी तो ऐसा लगता था शायद पता नहीं कब ये आँखें बंद हो जाए, कब ये साँसें रुक जाए। इन मशक्क़त के बीच में कोई इंसान ज़िंदगी में आया और ऐसा एहसास कराया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसका साथ मिला, मुझे ताकत मिली। अचानक ऐसा हुआ कि वही इंसान कुछ बहुत बड़ी गलती कर बैठा। उस गलती की वजह से मेरा जो अनबैलेंस माइंड था, जिसको मैं जैसे-तैसे समेट कर एक ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरीके से बिखर गया। ऐसा लगा मानो मौत अब बिल्कुल सामने ही खड़ी है। अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगा, और खून इस तरीके से बह रहा था जैसे एक नल को स्टार्ट करने पर पानी बहता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। अंदर एक तकलीफ और बाहर मैं कुछ भी नहीं, एक जिंदा लाश। मैंने जैसे-तैसे हिम्मत करके खुद को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। अभी तक भी मेरे घर पर किसी को ये पता नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है।
मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, पता चला कि एडमिट होना पड़ेगा। मैंने अपने घर पे कॉल किया, ये कहा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ और लौटूंगा तो कुछ पैसे लेकर आऊँगा। पर उनको पता नहीं था कि मैं किसी काम के लिए नहीं बल्कि हॉस्पिटल में हूँ और एडमिट हूँ। मैं चाहता था, बहुत बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे सच बता देना चाहिए। क्या पता ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। कितनी ही स्कैन रिपोर्टें हुई, कितनी ही एमआरआई हुई, कितनी ही रिपोर्ट्स, जैसा लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी का बोझा बन चुकी है। इनको मैं ढोते-ढोते थक चुका हूँ। इस बार जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो ऐसा लग रहा था कि बस ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल शांत तरीके से, कोई हलचल ना हो, किसी का रोना मुझे सुनना ना पड़े, मेरा शरीर ना रुके। बहुत बार ये डर लगता था क्योंकि जिस स्टेज पे मैं था उस स्टेज में सबसे ज़्यादा एक ही डर था कि कहीं मुझे पैरालिसिस यानी लकवा ना हो जाए, और अगर लकवा हो जाता तो वो मेरे लिए मौत से बदतर था। अगर मैं अटक जाता तो सब कुछ अटक जाता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। वो डर ऐसा था कि मुझे कभी सच बताने ही नहीं दिया उस डर ने। मैं सिमटा रहा, खुद के दर्द को लेकर अकेला ही पड़ा रहा। डॉक्टर ने बहुत ज़िद की कि अगर आप अगर आपके साथ कोई नहीं होगा तो हम आपको एडमिट भी नहीं करेंगे। पर मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मुझे एडमिट नहीं होना है, मैं चला जाता हूँ घर। पर वही कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये डॉक्टर भी कुछ ऐसे ही रहे। इन्होंने खुद ने ज़िम्मेदारी ली और मुझे अपने रिस्क पर एडमिट किया। मैं कुछ घंटों ही अपने शहर में रह पाया। इसके बाद में मेरी कंडीशन और ख़राब होती चली गई। इसके बाद मुझे जयपुर ले जाया गया और जयपुर से मुझे सीधा दिल्ली रेफ़र कर दिया। दर्द से चिल्लाता रहता। मैंने अपने नाखूनों से अपने सर में घाव कर लिए थे। मैं अपने बाल नोचता था क्योंकि वो दर्द ऐसा था कि इससे अच्छा तो मौत आ जाए। ये इतना तेज़ दर्द होता था। उस वक़्त कोई मेरे साथ नहीं था। अपना कहने के लिए मेरे साथ में सिर्फ़ मैं खुद था। आज मुझे 4 दिन हो चुके हैं घर से निकले हुए। मुझे ना दिन का पता है, ना रात का पता है। कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, मुझे कोई एहसास नहीं है। बस हर कुछ देर में मेरे पास में डॉक्टर या नर्स आते हैं, जो चेक करते हैं। शायद वो ये देखते होंगे कि ये ज़िंदा है या ये बहुत अलग एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन 2 जहान, 2 दुनिया के बीच के दरवाजे पे खड़ा हूँ, जो शायद एक कदम इधर और मेरा किसी एक दुनिया से हमेशा के लिए नाता खत्म। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी जान किस चीज़ में अटक रही है। मैं बहुत परेशान रह रहा था। जिस वक़्त कुछ भी दिमाग में नहीं चलना होना चाहिए था, उस वक़्त मेरे दिमाग में जैसे पूरी दुनिया भर के ख़यालात आगे-पीछे घूम रहे थे। चौथा दिन आ चुका था और मेरी कंडीशन सुधर नहीं रही थी। ये लगभग रात के 10:30 बजे की बात होगी। डॉक्टर रूम के अंदर आए, उनकी आँखों में बहुत गहरी उदासी थी। मैं उनकी आँखें और उनका चेहरा देखकर समझ चुका था कि शायद ये मेरे लिए फरमान लाए हैं कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उनके पहले शब्द आए कि क्या तुझे अभी भी लगता है कि घर पे से किसी को नहीं बुलाना चाहिए? मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर मैंने ना में गर्दन हिला दी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुझे क्या लगता है, तू ठीक हो पाएगा? मैंने फिर से एक बार नहीं में गर्दन हिला दी, क्योंकि मुझे नहीं पता था अब क्या होगा, क्या नहीं। ये ऐसा एहसास था जैसे मैं पल-पल अंदर से यही चाह रहा था कि मुझे इस दर्द से आज़ादी चाहिए। मुझे मेरी धड़कन मेरे सर में सुनाई देती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा-सा हथौड़ा लेकर मेरे सर में बड़ी-बड़ी कील ठोक रहा हो। मेरी धड़कनें मुझे ऐसे सुनाई देती थी। दर्द इतना कि अगर मेरे हाथ में होता
तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता। डॉक्टर मेरे पास में बैठे। उन्होंने मुझसे कहा कि तू ठीक हो सकता है। मैंने बहुत निराशा भरी आँखों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे पता है, इंसान के शरीर में और इंसान के माइंड में सब कुछ होता है, सब कुछ। बीमारी, इलाज, सब कुछ। मैंने उनकी ओर देखा और पलकें झपकाई। उन्होंने कहा मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार 4 कैदी थे। उन कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब मौत की सज़ा सुनाई गई तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। उन्होंने सोचा कि जब इनको मारा ही जा रहा है तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन लोगों को हम जहरीले सांपों से कटवा कर मारेंगे, यानी उनको सांपों से डसवाएंगे और देखेंगे कि ये कितने वक्त में मरते हैं। तो चारों कैदियों को वहाँ बिठाया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और चारों ही कैदियों पर दो दो ऑलपिन से उनके पैरों पर पिंच किया गया, यानी उनको वो ऑलपिन चुभाई गई। और कुछ वक्त बाद चारों तड़प तड़प कर वहीं मर गए। डॉक्टर ने कहा कि वो मरे किसकी वजह से थे। मैंने फिर एक बार नामे गर्दन हिलाई कि मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि सांप से उनको कटवाया नहीं गया था, ना ही उनके शरीर में कोई ऑलपिन से जहर डाला था, पर उनकी आंखें बांधकर जब उनको ऑलपिन चुभाई गई थी तब उन्हें यह एहसास हुआ कि हमें सांप से डसवा लिया गया है। और उनके माइंड ने अंदर ही अंदर ऐसे जहर बनाना शुरू कर दिया कि उनसे उनकी मौत हो गई। मैं ये कहानी सुनता रहा और एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि क्या मतलब। डॉक्टर समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि तेरे साथ भी वही है, तू खुद को मार रहा है। तू जितना सोच रहा है, जितना अपने आप पर प्रेशर दे रहा है, उतना ही जल्दी तू मरता जा रहा है। पर हाँ, एक उम्मीद है। अगर तू ऐसा कर पाए कि तू बिना सोचे अपने दिमाग को सिर्फ एक जगह रोक पाए और इसको थॉटलेस प्रोसेस पे डाल दे, यानी तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा हो, जीरो। पर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। ये मैंने पहले बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मेरा दिमाग अब इस कदर का हो चुका था कि मुझ पर एनेस्थीसिया के इंजेक्शन का भी कोई असर नहीं हो रहा था। ना ही मैं सुन्न होता था, ना मैं बेहोश होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक दर्द के ट्रैप में फंस चुका हूँ, यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और कहते हैं दर्द एक हद के बाद में, एक वक्त के बाद में दर्द की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि शरीर को उस दर्द से भी मज़ा आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये दर्द नेचुरल है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। पर अब जो कुछ मुझे डॉक्टर ने कहा, मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या यहाँ सब खत्म हो जाएगा? तब मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आई कि अगर खत्म हो जाएगा तो जो होना है वो तो होके रहेगा, और अगर नहीं होता है तो क्या मैं एक कोशिश मेरे खुद के लिए नहीं कर सकता? क्या एक बार मैं अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश नहीं कर सकता? मेरे अंदर से जवाब आया कि हाँ, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। मैंने आंखें बंद की और अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दिया मैंने, ज़ीरो। जो कहते हैं ना कि योग या फिर ध्यान के बाद में एक स्टेट आता है जब आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो शीतल ठहरे हुए पानी की तरह हो जाता है। मैंने अपने दिमाग को उस तरीके से कर दिया और न जाने कितने वक्त बाद, कितने दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नींद आई। मेरी आंखें खुली, मैंने सामने नर्स को देखा और बगल में एक लड़की बैठी थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा कि ये क्या हुआ। इतने वक्त बाद मैं सोकर उठा हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत
अच्छी और बहुत लंबी नींद मैंने ली है। कुछ वक्त बाद डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि जीत गया तू। मैं ना खुश हुआ, ना दुखी हुआ। बस एक ठंडा सा एहसास हुआ और ऐसा लगा जैसे मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ देखा कि ये कौन है। डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने तुम्हें ब्लड दिया है। तुम्हारे शरीर में खून की कमी हो गई थी और तुम पूरा एक दिन बेहोश रहे हो। मैं चौंक गया क्योंकि ये क्या हुआ था। मैंने उनको थैंक यू बोलने के लिए हाथ उठाया कि थैंक यू, आपने मुझे ब्लड दिया। वो मुस्कुराई और उसने मुझसे कहा आप आराम करो, मैं यही हूँ। न जाने कौन थी, कहाँ से आई। उसके बाद में मैंने कभी उसे नहीं देखा। ये थी दर्द की कहानी। ये थी रियल मोटिवेशन की कहानी। जब हम सोच लेते हैं ना, तब हमारी सोच से बढ़कर कुछ नहीं होता है। चाहे वो ज़िंदगी में मौत को मात देना हो या फिर ज़िंदगी की जंग में खुद को जीत के करीब ले जाना। ये कहानी हिम्मत आज भी मुझे देती है। आज भी मेरी ज़िंदगी में हज़ारों तकलीफ़ें हैं। कितनी ही बार टूटा हूँ और ऐसी ऐसी बार टूटा हूँ जहाँ से लगा नहीं था कि कोई मेरा साथ छोड़ेगा, कोई मुझे धोखा देगा, कोई मेरा अपना होगा, कोई अचानक से पराया हो जाएगा। पर आज भी वो दिन, वो पल जब भी याद करता हूँ, तब हर दर्द, हर तकलीफ़, हर कामयाबी नाकामयाबी सब कुछ मुझे छोटी सी लगती है उस एक दर्द के आगे। तो उस दर्द से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन होगा और मौत से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं होता है। ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी करना है ना, वो सब कुछ आप कर सकते हो। बस उसके लिए आपको एक दर्द की ज़रूरत है। आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ के पीछे पागल होने के लिए। मेरे पास सिर्फ़ एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि मुझे ज़िंदा रहना है और उसके लिए मेरे माइंड को ब्लैंक करना यानी खाली करना, बिल्कुल ज़ीरो शून्य पे जाना मुझे ज़रूरी था। मैं चला गया। आज मैं अगर मेडिटेशन करने बैठता हूँ, तो कभी-कभी मैं वापस उसी स्टेट पे चला जाता हूँ। क्योंकि वो कंट्रोल, वो ऐसा था कि सब कुछ मेरे हाथ में था। सब कुछ मेरे हाथ में था। एक सवाल, एक विचार अगर मेरे दिमाग में आता तो सब कुछ खत्म हो चुका था। और शायद इसी चीज़ ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। बताने के लिए बहुत कुछ था, मैं साइंटिफिकली भी बता सकता था कि क्या बीमारी थी, क्या कुछ हुआ। बट वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ़ एक चीज़ करती है कि मौत से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। और अगर आपका दर्द इतना बड़ा है, आपकी तकलीफ़ इतनी बड़ी है, तो ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। तो थैंक यू सो मच आज की ये कहानी सुनने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी में से कुछ किस्से, हिस्से आपको अच्छे लगे होंगे। एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने वापस पेश होऊँगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस तरीके की कहानी मुझसे सुनना चाहते हो और इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ।